ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज हुक्म की हुकूमत एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 31 to 40. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। ये सुनकर रुद्राक्षी नेहा में सीरियल आया और काशी के साथ तृप्ति विराज भी महल के अंदर चली गई। इस वक्त तालाब के पास सिर्फ रुद्राक्षी और अर्थ बैठे हुए थे। धीरे धीरे बारिश होने लगी। रुद्राक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी को अपने चेहरे पर महसूस करने लगे। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, आपको बारिश पसंद है? रुद्राक्षी ने हाँ मैं जवाब देते हुए कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। अभी आपने बोला आज आपने नाश्ते पर सब झूठ क्यों बोला कि आपकी आंखों में कुछ जाने के कारण आपका आंख रेड हो गया था शंकर? रुद्राक्षी जी ने अपनी आंखें खोली और बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? अर्थ ने कहा, ऐसी आंखें रेड तब होती है जब आप रोए होते हो। आपने सबसे झूठ बोल रही थी। तभी अर्थ ने पूछा, आप क्यों रो रहे थे? आप चाहे तो आप अपनी बातें मुझे शेयर कर सकती है। अगर आप चाहे तो अपनी बातें किसी से शेयर करता है तो उसका का दिल हल्का हो जाता है। अब तक अर्थ की बात सुनकर रुद्राक्षी अर्थ को देखने लगी। सभी अर्थ रुद्राक्षी के बगल में बैठा तो रुद्राक्ष ने अपना सर अर्थ के कंधों पर रख दिया। इस वक्त बारिश हो रही के और रुद्राक्षी अर्थ के कंधों पर अपना सर रखकर कुछ सोच रहे थे। सभी रुद्राक्ष ने अर्थ के कंधों पर सर रखे हुए कहा, आई मिस बाबा मामा। मुझे पता है कि रुद्राक्षी की थी और सब लोग यही कोशिश करते हैं, काशी दीदी और सब लोग कोशिश करते हैं कि मुझे मम्मा और पापा को कभी मिस ना करो। इसीलिए काशी दीदी और बड़े बाबा साधु बाबा मम्मा को मिस करते हैं, लेकिन वह कभी बोलते नहीं। उन्हें लगता है कि उनकी बातें सुनकर मुझे जैसे मामा पापा की याद आने लगेगी। मैंने खुद उन्हें मम्मा बाबा और बड़ी मम्मी के याद में रोते हुए देखा है। सभी अर्थ में मद्रासी के सर पर हाथ रखकर उसका सर चलाने लगा। अर्थ ने कहा, जिसे हमारे साथ रहना होता है हमारे साथ जीवन भर तक रहेगा। अगर जिसके नसीब में हमारे साथ नहीं रहना लिखा होता है वह हमें छोड़कर चला जाता है। जैसे जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे पता है कि बाबा ने अपील मिस करते हैं। मैंने खुद उन्हें उनकी तस्वीरों से बात करते हुए सुना है, लेकिन वैसा ही नहीं करते कि वह मामा को बस कर देना। अगर वह ऐसा दिखा देंगे तो मैं और भाई अपने आप को कैसे संभाल लेंगे? इसलिए बचपन से ही भाई कुछ कटोरी विश्वास के हो गए। वह कोशिश करते थे कि मुझे रे माँ का प्यार दे सके। मुझे पता है कि भाई जितना प्यार मुझसे और पापा से करते हैं उतना कोई नहीं करता होगा, लेकिन अखंड भाई के फेस पर इतने सालों से मुस्कुराहट नहीं आए। जब पहले मैं छोटी मोटी शरारती करके उन्हें तो हंसा दिया करता था, लेकिन अब इतनी पत्थर दिल हो गए हैं कि बाबा को डर लगता है कि मैं किसी के प्यार और वजू की जरूरत है। इसलिए बाबा ने काशी भाभी की शादी अखंड भाई से करने का सोचा है। आपको पता है भाई कहाँ से भाभी को कितने सालों से ढूंढ रहे थे। बचपन से ही भाइयों उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये बात सुनकर रुद्राक्षी पीछे मुड़ी और बोली, इसका मतलब अखंड के जो पहले से ही काशी सिटी से प्यार करते हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर अखंड लागे। रुद्राक्षी का मूड फ्रेश हो चुका था। अर्थ रुद्राक्षी से बोला, बाय तू काशी भाभी से बचपन में ही प्यार करते हैं? बाबा साहब तो पहले से प्यार देखो अपनी भाभी से कितना प्यार करते हैं। जब तक आप तो लोग वहाँ मेवाड़ में भाई आपके बारे में सब कुछ जानते थे। उन्हें हर बात बताओ मुझे थी। जब उन्हें पता चला कि आप और राशि का भी पर हमला हुआ है और आप बोलो मैं नहीं रहे हैं, तब उनकी हालत बहुत अजीब सी हो गई थी। उस वक्त हम सब इंग्लैंड में थे और भाई कोई और बात पता चली। अखंड भाई ने सारी जगह आपको ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। वहाँ पर सबके ऊपर हमला करवाया गया है। अखंड भाई को पिछले 3 सालों से आप सबको ढूंढ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि आप बनारस में है तो वह इंडिया वापस आए। ये सुनकर रुद्राक्षी, इसका मतलब अखंड जीजू काशी दीदी को बचपन से ही पसंद करता हूँ? हाँ भाई बचपन से ही पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त काशी अपने रूम के बालकनी में खड़ी होकर बाहर हो रहे बारिश होते हुए देख रही थी। वही काशी को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ तो वह पीछे मुड़कर देखा तो वही बालकनी के डोर पर अखंड प्रताप सिंह टेक लगाकर खड़ा था। जब अखंड ने देखा कि काशी उसकी तरफ देख रही है, अखंड काशी के बगल में आया और खड़ा हो गया और खाना हो गया। अखंड पूछा, आपको बारिश पसंद है? हाँ मैं सिर हिलाया। कुछ समय बाद बारिश रुक गई। वही हम दोनों के बीच में इस वक्त एकदम शांति थी। तभी काशी के गेट पर लॉक हुआ और काशी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नौकरानी वहां पर खड़ी थी।
नौकरानी ने काश को देखा तो बोली, राजकुमारी राजा साहब आपको हॉल में बुला रहे हैं। काशी ने नौकरानी को जाने का इशारा किया और काशी बाहर जाने लगे आ गई। वही काशी के पीछे पीछे का खंड भी हॉल में आया तो इस वक्त हॉल में राजवंत राजावत, रणविजय प्रताप सिंह, विशंभर सिंह और विराज सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे और उनके सामने पकोड़े की प्लेट रखी हुई थी। काशी राजवंत राजावत के पास आए तब राजवंत राजावत ने काशी को बैठने का इशारा किया। काशी राजवंत राजावत के बगल में बैठ गई। राजवंत राजावत ने पीछे आ रहे अखंड को देखा और वही सोफे पर बैठने का इशारा किया तो अखंड वही सोफे पर बैठ गया। सभी दीपाली जी अपने हाथों में ट्रे लेकर आए जिसमें चाय और पकोड़े रखे हुए थे। वह आई और ट्रे कॉफी टेबल पर रख दिया और दीपावली सिंह वही रखे सोफे पर बैठ गई। तभी राजवंत राजावत ने काशी को देखते हुए पूछा, रुद्राक्षी कहाँ है? काशी ने कहा, मैं तो बाहर तालाब के पास बारिश में भीग रही है। यह सुनकर राजेंद्र रावत ने कहा, इस लड़की के पास न जाने कब दिमाग आएगा। वहीं हॉल के अंदर रुद्राक्षी और अर्थ आ रहे थे। जब रुद्राक्षी ने राजवंत राजावत की बात सुनी तो रुद्राक्षी अपना गाल बुलाते हुए बोलिए, मेरे ना रहने पर मेरी इतनी अच्छी तारीफ की जा रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। बड़े बाबा सा वही अर्थ जो कि रुद्राक्षी के बगल में अर्थ खड़ा था, रुद्राक्षी के बगल में खड़ा होकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। तभी राजवंत राजावत ने प्यार से कहा, आपको लगता है हमारी इतनी हिम्मत होगी कि हम अपनी राजकुमारी के बारे में ऐसा कुछ भी बोलेंगे? ये सुनकर रुद्राक्षी बोली, आप हर बार की तरह ऐसे कहकर हमें उल्लू नहीं बना सकते। वही उसके पीछे खड़ा अर्थ बोला, उल्लू को क्या कोई उल्लू बनाएगा? जब रुद्राक्षी ने अर्थ की बात सुनी तो वे अर्थ को घूरने लगे। अर्थ उससे दूर होते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं कहा है। तभी रुद्राक्षी और अर्थ को भीगा हुआ देखकर काशी ने वहीं पर दोनों कर हाथ में तौलिया लेकर गए थे। काशी उनके पास आई और एक टेबल अर्थ को दिया और दूसरा टावल काशी ने एक टेबल रुद्राक्षी को देते हुए कहा, आप चाहिए जल्दी से चेंज करके आइए। वही रुद्राक्षी और अर्थ अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद रुद्राक्षी और अर्थ शावर लेकर चेंज कर आए हॉल में आए। जब वे रुद्राक्षी और अर्थ हॉल में आए तब दीपाली जी ने उन्हें चाय जी, यह सब पहले चाय पिए। इसके बाद रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, हम चलते हैं। वही रणविजय प्रताप सिंह, अर्थ प्रताप सिंह, अखंड प्रताप सिंह और ऋत्विक के साथ साधक परिवार के सभी लोग उन्हें पार्किंग से छोड़ने आए। काशी, रुद्राक्षी, तृप्ति, विराज ले जाकर रणविजय प्रताप सिंह का पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अर्थ प्रताप सिंह, अखंड प्रताप सिंह और ऋत्विक ने जाकर राजवंत राजावत के पांव छूकर राजावत ने तीनों को आशीर्वाद दिया और अखंड, अर्थ और ऋत्विक को गले लगाया। वे सब कार में बैठे और वहां से प्रताप महल के लिए निकल गए। राजावत महल से 2 गाड़ियां बाहर आए। सभी गाड़ियों के आगे पीछे जो 2 गाड़ियां गई प्रताप महल। रात का वक्त, इस वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। वही डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर रणविजय प्रताप सिंह बैठे हुए थे। अभी उसके बगल में बैठे हुए अखंड प्रताप सिंह ने कहा, बाबा साहब कल हम इंग्लैंड जा रहे हैं, हो सके तो हमें आने में 1 हफ्ते लग जाएंगे। अखंड की बात सुनकर रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान जल्दी आ जाए। तभी अखंड प्रताप सिंह ने अपना डिनर खत्म किया और अपने रूम में चला गया। वही अगली दिन के वक्त अखंड प्रताप सिंह अपने जेट से इंग्लैंड के लिए निकल चुका था। रात का वक्त इंग्लैंड में व्हाइट हाउस की इस वक्त मास्टर बेडरूम में अखंड प्रताप सिंह लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी अखंड के पास ऋत्विक आया और बोला, सर अब हमें क्या करना है? अखंड ने कहा, उसके नए माल को जला डालो और पता करो इस वक्त में कहां पर है। ये कहने के बाद करने में ऋतिक को इशारा किया तो रिसीव कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह इंग्लैंड में इस वक्त डाइनिंग टेबल पर अखंड, ऋतिक और डैनी बैठे हुए थे। तभी अर्थ ने दिल्ली से पूछा, जैसा चर्चा मैंने कहा है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए? ये सुनकर डैनी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, पिछले 2 महीने से उसके किसी के साथ डील नहीं हुई है, क्योंकि या तो उसका माल में आग लग जाती है वरना वे टाइम से डिलीवर नहीं कर पाता था। वही सब अभी नाश्ता करे रहे थे। अखंड ज्योति चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपना जूस का ग्लास उठाया और पीने लगा। तभी एक गोली सीधा भारत के पीछे दीवार पर जाकर लगाया। देखकर डैनी और ऋत्विक ने अपने घर निकाली। उन्होंने देखा तो हॉल में कई सारे आदमी अंदर आ रहे थे। रघु भी अखंड आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। अखंड खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जिससे मरना है वह इधर रुक जाओ, मुझसे नहीं मरना, यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर सारे आदमी गन लेकर खड़े थे। अखंड ने डाइनिंग टेबल के नीचे से एक गन निकाली
और उसे सामने खड़े लोगों पर शूट करने लगे। वही ऋत्विक और डैनी भी शूट कर रहे थे। तभी एक आदमी ने एक चाकू अखंड की तरफ फेंका तो पकड़ ने अखंड चाकू के वार से बचकर चाकू को पकड़ लिया और उस चाकू को ऐसा फेंका कि उस आदमी के गले की सांस लेने वाली पाइप को ही काट दिया और वह आदमी भर जमीन पर गिरकर मर गया। शूट करने लगी है 5 मिनट के अंदर हॉल में एकदम शांति छा गई। व्हाइट पैलेस के अंदर चारों तरफ खून ही खून था। वही लगभग 50 आदमी जमीन पर गिरे हुए थे। कहीं किसी के हाथ से गोली लगी थी तो कहीं किसी के सर में गोली लगी थी। वहां पर सभी लोग मर चुके थे, लेकिन एक आदमी जो कि डर के कारण सोफे के पीछे बैठा हुआ था, अर्थ ने कहा कम हियर में। आर्मी डरते हुए अर्थ के पास धीरे धीरे आया और घुटनों के बल बैठ गया। तभी अर्थ ने उस आदमी से पूछा तुमसे ये किस करने को किसने कहा था? तभी वह आज वे कांपते हुए बॉयलर ने मर्डर किया और वैम्पायर गैंग ने हमें भेजा था। ये सुनकर अखंड के फेस पर एक डेबिट स्माइल आ गई। उसने उस आदमी को वहां से जाने का इशारा किया तो वही हाल के मेन गेट के सामने एक जंगली कुत्ता खड़ा था। उसे देखकर वह आदमी डर से कांपने लगा। तभी अखंड ने कहा आते तो इसके सारे काम करोगे। ये सुनकर भी आदमी झड़ते हुए बोला मुझे नहीं मालूम इसे कैसे समझते हैं। तभी एक आदमी उस कुत्ते के साथ आया और उसने कुत्ते को छोड़ दिया तो वह जंगली कुत्ता जिसका नाम मैक्स था वह जाकर सीधे अखंड प्रताप सिंह के जमीन पर बैठ गया। अखंड ने अपना हाथ मैक्स के बालों में फिर आया अकड़ने में को कुछ इशारा किया तो मैक्स पूरे हॉल में जहां पर लाशें के पास गया और उनके आसपास टहलने लगा। वहीं इस वक्त 2 आदमी ऐसे थे जिनकी अभी साथ है हल्की चल रही थी। मैक्स ने अखंड की तरफ देखा तो उसने उन दोनों आदमियों को अपने नुकीले दांतों उनके ऊपर झपट पड़ा। कुछ समय बाद वे दोनों भी मर चुके थे। वही सामने खड़े आदमी ने जब मैक्स को ऐसा करते हुए देखा तो वैद्य से कांपने लगा। तभी अखंड ने जो आदमी मैच को लेकर आया था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा आज से यह आदमी तुम्हारे साथ रहेगा और मैक्स को कैसे संभालना है तो इसे समझा। 2 दूसरे आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और मैक्स को लेकर व्हाइट हाउस के गार्डन में चला गया। वही उस आदमी के पीछे पीछे दूसरा आदमी भी जाने लगा। तभी अखंड ने ऋत्विक की तरफ देखा तो ऋत्विक खड़ा हुआ और वहां से बाहर जाने लगा। वही उनके अखंड और ऋत्विक के पीछे पीछे आ रहा था। वह सब एक कार में जाकर बैठे और व्हाइट हाउस से बाहर 3 गाड़ियां निकली। वही अखंड की कार बीच में थी और उसके आगे पीछे एक कार चल रही थी। करीबन आधे घंटे के बाद अखंड की कार AK कंपनी के मेन गेट से अंदर आई। अंदर जाकर रुकी। वहीं के कंपनी की बिल्डिंग पूरी तरह व्हाइट कलर से बनाई गई थी और उसके बिल्डिंग के ऊपर एक बड़े बड़े अक्षरों में AK कंपनी लिखा हुआ था। वही एक बिल्डिंग बीच में थी जो TCS मैन बिल्डिंग थी और इसके आसपास अलग अलग डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बनी हुई थी। वही अखंड AK कंपनी इसके अंदर गया तो इस वक्त AK कंपनी के अंदर सभी एम्प्लॉय अपना काम कर रहे थे। उन्होंने अखंड को देखा तो वह सब खड़े हो गए और अखंड को गुड मॉर्निंग विश कर सर झुका लिया। लेकिन अखंड सीधे अपने प्राइवेट लिफ्ट के अंदर गया। अखंड के साथ साथ डैनी और ऋत्विक ही लिफ्ट के अंदर चले गए। वहीं पर प्राइवेट लिफ्ट सीधे AK कंपनी के CEO के केबिन में जाकर खुली। वही CEO केबिन पूरी तरह उसका इंटीरियर डिजाइनर इटालियन में था। अखंड जाकर CEO चेयर पर बैठा। वही डैनी और ऋत्विक टेबल के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गए। तभी अखंड ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा आज रात को हम लोग हमला करेंगे, तुम सारी तैयारी कर रखो। अखंड ने अपनी आंखें खोली और बोला मीटिंग रूम में सारे हेड एम्प्लॉय को आने को कहो। रितिका अखंड के केबिन से बाहर निकला और अपने केबिन में चला गया। वहीं उसने अपने केबिन के फोन से मैनेजर को कॉल किया और बोला मेरे केबिन में आओ। वही पृथ्वी के केबिन में कुछ वक्त बाद वहां का मैनेजर आया और बोला ये सभी। ऋतिक ने कहा 20 मिनट के अंदर सभी लोगों मीटिंग रूम में होने चाहिए। या कहने के बाद भी उसने उसे बाहर जाने का इशारा किया। वहीं इंग्लैंड में इस वक्त अखंड प्रताप सिंह और ऋत्विक मीटिंग रूम में हेड केयर पर बैठकर कंपनी का ग्राफ देख रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा सर इस वक्त कंपनी टॉप 5 के अंदर आती है और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसके लिए एम्प्लॉइज कम हो रहे हैं। इसलिए आगे चलकर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें और वर्कर्स और एम्प्लॉय की जरूरत है। इसी के रिकॉर्डिंग हमने आपके साथ मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन आप ही इंग्लैंड आ गए, इसलिए हम आपसे इसके बारे में बात करना चाहते थे। कभी अखंड प्रताप सिंह ने कहा एम्प्लॉय हायर करने से पहले हर आदमी की छोटी सी छोटी डिटेल भी तुम लोगों के
पास होने चाहिए, इसके बाद ही आप लोग किसी भी एम्प्लॉय को हायर कीजिएगा। जो आदमी सामने खड़ा था उसने हाँ का और अखंड प्रताप सिंह हेड चेयर से खड़ा होकर वहां से अपने केबिन में आ गया। इंडिया राजस्थान। वही रात का वक्त राजावत महल में। इस वक्त सब लोग अपने बेडरूम में सोए हुए थे। राजावत महल के आसपास 15 बॉडीगार्ड तैनात हैं। सब गार्डन में इधर से उधर टहल रहे थे। वही गेट पर 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। इस वक्त काशी के रूम के अंदर रुद्राक्षी भी सो रही थी। वही रुद्राक्षी को नींद नहीं आ रहा था तो वह बालकनी में आकर बैठकर चांद को देख रही थी। वही महल के काफी दूर पर 15 गाड़ियां आकर की गाड़ियों में से कई सारे आदमी हाथों में हथियार लेकर बाहर निकले और राजावत महल की तरफ से आ गए। वही में आदमी धीरे धीरे महल का बाउंड्री का दीवार से महल के गार्डन के अंदर आ गए। वही वह धीरे धीरे बॉडीगार्ड को मारती है। वह कुछ समय बाद उन्होंने महल की खिड़की से महल के अंदर आने लगे। वही जब रुद्राक्षी की बालकनी से झूले से खड़ी हुई तक अपने महल की खिड़की से अंदर आने को देखते हुए देखा और गार्डन में कई सारे आदमियों को जमीन पर लेटे हुए। रुद्राक्षी जल्दी से काशी के पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दवाइयों के उधर से वह गहरी नींद में सोई हुई थी। रुद्राक्षी ने टेबल पर रखे हुए पानी को अपने हाथ में से पानी लिया और काशी के चेहरे पर डालने लगी। कुछ समय बाद का जिनकी आंखें खुली तो रुद्राक्षी में दीदी महल के अंदर बहुत सारे लोग अंदर आ गए हैं और सारे बॉडीगार्ड गार्डन में बेहोश पड़े हुए हैं। काशी ने पूरी बात सुनी तो अपना फोन निकाला और जल्दी से विराज को फोन लगाया। वही विराज इस वक्त जो सो रहा था। विराज ने अपने फोन की रिंग सुनी तो एक हाथ से लेवल पर से फोन उठाया और बिना देखे अपने कान के पास रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ से जब काशी की घबराहट से भरी आवाज सुनाई दी तो उसने अपनी आंखें खोल दी, वेबसाइट पर उठकर बैठ गया। तभी दूसरी तरफ से काशी ने कहा, महल में बहुत सारे लोग आए हैं जिनके हाथ में हथियार है और हमारे सारे बॉडीगार्ड को मार दिया है। वही वे धीरे धीरे महल के अंदर आ रहे हैं। काशी ने विराज से कहा, ये बात फोन कर सबको बताओ और अपने आदमियों को बोलो यहाँ पर जल्दी आए। काशी मेरे कहने के बाद फोन काट दिया। कार्य द्वार के पास गई और वहां से 2 गन निकाले और अपने वार्डरोब के पास जाकर वहां से 1 बोतल और 1 गन निकाले। काशी ने 2 गन रुद्राक्षी दिया और जिस हाथ में गोली लगी थी उस हाथ को हल्का हल्का खलाया तो वह इस वक्त हल्का हल्का दर्द कर रहा। काशी में फ्रूट बास्केट में रखा हुआ चाकू निकाला और अपने पति को काट दिया। उसने अपना हाथ सीधा किया और रुद्राक्षी को फोन देते हुए कहा, बाबा को जल्दी इन्फॉर्म कीजिए। रुद्राक्षी ने राजवंश राजावत को फोन किया तो अशोक राजपूत राजावत सो रहे थे। उन्होंने फोन पर काशी का नाम देखा तो उन्होंने फोन उठाया। तभी रुद्राक्षी ने काशी को कॉल दिया। राखी ने कहा, बाबा महल पर हमला हुआ है और सारी बॉडी पार्ट्स हमारे मर चुके हैं और महल के अंदर धीरे धीरे सारे आदमी महल के अंदर घुस चुके हैं। राजवंत राजावत ने कुछ सोचा और कहा, आप विराज का मैसेज कीजिए कि आप रुद्राक्षी, विराज और तृप्ति अपने सारे डॉक्यूमेंट एक बैग में रख लीजिए। आपके रूम के वार्डरोब में अंदर से अपने सारे कपड़े निकालेंगे तो वहाँ पर एक बैग है, आप उसे लेकर किचन के सीक्रेट दरवाजे के पास आने की कोशिश कीजिए। कि काशी में दरवाजा के पास से कुछ आवाज को मैसेज किया और तभी उसके रूम के बाहर कुछ और सुनाई देने लगे। अपने हाथों में गन मजबूती से पकड़ लिया। वही राजवंत राजावत ने अपने फोन में एक नंबर को डायल किया और बोला, हमला हुआ है, और दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया था। वही कार्य के रूम के बाहर करीबन 6-7 लोग खड़े थे। वे रोड के पास आए। उन्होंने रोड के गेट को हल्का सा धक्का दिया तो गेट ऑटोमेटिक ही खुल गया। उनमें से 2 आदमी पहले अंदर आए और रूम में बेड पर देखा तो बेड पर 2 लोग चादर ओढ़कर सोए हुए थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे बेड पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोली चला रहे थे। वह आदमी जैसे ही पीछे देखा उनके ऊपर शूट होने लगा। फ्री आदमी जब तक कुछ समझते तब तक तारे आदमी मर चुके थे। वही विराज अपने रूम से निकलकर तृप्ति के रूम में गया। काशी का फोन आने के बाद देवक उठ चुकी थी और उसके हाथ में एक बैग था। वही विराज ने अपना हाथ में लिया हुआ बैग तृप्ति को दे दिया। तृप्ति सारा बेकार सामान एक बैग के अंदर का सारा पेपर निकालकर एक बैग में रखा। तृप्ति ने एक बैग उठाया और अपने हाथों में पकड़ लिया। वे जैसे ही रूम से बाहर निकलने वाले थे तभी उनके सामने 3 आदमी आ गए जिनके हाथों में तलवार थी। विराज ने उनके हाथों में तलवार देखी तो अपने वाले से लॉकेट निकाला और उसका कवर निकालकर अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ा कि उसे चोट ना लगे। सामने आ रहे आदमियों ने एक साथ उस पर हमला किया तो वे रात में अपनी पॉकेट से कर निकालकर एक आदमी को शूट किया और
दूसरे आदमी के गर्दन पर वह प्रेडियर तो उसी टाइम से आदमी जमीन पर गिर गया। विराज ने तृप्ति का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में ब्लेड पकड़ा हुआ था। वह आगे बढ़ा और उस आदमी के फेस पर 2 कट लगा दिया और उसके गले पर 1 कट लगाया, जिससे वह जमीन पर गिर के तड़पने लगा। वही इस वक्त हॉल में कहीं काशी रुद्राक्षी किसी आदमी से लड़ रही थी तो कहीं विराज किसी आदमी से लड़ रहा था। तभी राजवंत राजावत ने किचन में गए और किचन में जहां पर सारे प्लेट रखे हुए थे उसे उन्होंने वहां से हटा दिया और वहां पर से एक चाबी निकालकर किचन में लगे हुए पेंटिंग को हटाकर नीचे सेल दिया। वॉल पेंटिंग हटने के बाद वहां पर उन्होंने चाबी लगाकर वे दरवाजा खोला तो वहां से एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। राजवंत राजावत ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, काशी रुद्राक्षी दीपाली और तृप्ति को किचन के दरवाजे से बाहर ले जाए। तभी विराज ने कहा, बड़े बाबा सा आप पहले चलिए, हम आ रहे हैं। राजवंत राजावत ने कहा, हमने आपसे जो कहा है आपस बस वह कीजिए। वही तृप्ति के ऊपर एक आदमी हमला करने वाला तत्व विराज ने गन निकालकर उस शूट किया और तृप्ति का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले जाकर खड़ा कर दिया। वह हॉल में आया। विराज ने कहा कि प्राची को हाथ पकड़कर दूसरी तरफ चलने को कहा और विराज ने अपने हाथ में तलवार ले लिया। वहीं दूसरी तरफ से जो आदमी काशी और रुद्राक्षी पर हमला कर रहे थे, विराज ने अपने हाथ में लिया हुआ तलवार एक आदमी के हाथ पर हमला किया तो आदमी का हाथ ही कट गया। काशी ने अपने हाथ में लिए हुए कल के दूसरे आदमी को शूट किया। काशी और रुद्राक्षी को किचन के गेट से बाहर जाने को कहा तो काशी ने कहा, पहले आप सबको लेकर आएंगे फिर हम सब साथ में जाएंगे। ये सुनकर विराट ने कहा, काशी तुम पागलपंती मत करो, तुम यहाँ से बाहर जाओ, वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होगी तो उसमें बैठो। वही विराज वापस आया और उसने दीपाली सिंह, राजवंत राजावत और विशंभर सिंह को देखते हुए, चलिए आप लोग भी चलिए सभी। राजवंत राजावत ने कहा, आपकी दीपाली और विशंभर को बाहर लेकर चलिए, हम आ रहे हैं। राजरगंज राजावत ने कहा, काशी के पास एक बैग है जिसमें आपको कहाँ जाना है वह सब लिखा हुआ है। वहाँ पर एक प्रॉपर्टी का पेपर है, वहाँ पर आप सबको रहना है। तभी राजवंत राजावत ने कहा, आप चलिए, हम दूसरी गाड़ी से आते हैं, आप सब सीरियल एड्रेस पर जाइएगा, बीच में कहीं भी रुकना नहीं है, यहाँ से बस पकड़कर वहाँ जाना है। इसके बाद अपने फोन के उठाकर फेंक देना है। गाड़ी में एक आदमी बैठा होगा, वह आपको एक फोन देगा, आपको उससे वह फोन ले लेना है। तभी उनकी तरफ 2 आदमी आने लगे तो उन्होंने विराज से कहा, आप यहाँ से चाहिए विराज, हमारा आपको हुक्म है। सभी। विशंभर सिंह ने कहा, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम राजा साहब के साथ ही जाएंगे। विराज ने दीपाली सिंह को लेकर ऑल से किशन के दरवाजे पर आया और वहां से बाहर आ गए। विराज ने काशी, रुद्राक्षी, दीपाली और तृप्ति को कार में बैठने का इशारा किया। तभी किसी ने पूछा, बाबा कहाँ है? ये सुनकर विराट ने सबका फोन मांगा और अपने पास एक बैग में रख दिया। वही अभी भी महल के अंदर से गोली चलने की और तलवार चलने की आवाज आ रही थी। राजवंत राजावत ने एक आदमी को अपने हाथ में लिए तलवार से उसके गर्दन पर वार किया तो वह आदमी उधर ही गिर गया। वही विशंभर सिंह भी इस वक्त तलवार से दूसरे आदमी के मार रहे थे। तभी विशंभर सिंह ने देखा कि राजवंत राजावत के ऊपर एक आदमी ने पीछे से हमला करने जा रहा था। विशंभर सिंह ने उसके पीठ पर वार किया, तब तक उस आदमी ने राजवंत राजावत के पीछे से वार कर चुका था। तभी एक साथ जमीन पर एक आदमी को जैसे पहले से उसके पैर में गोली लगी हुई थी, उनके तलवार लग चुकी थी। कभी जमीन पर लेटा हुआ एक आदमी जिसके 1 हाथ में गोली लग चुकी थी और दूसरे हाथ में एक छोटा सा खंजर था। उसने भी खंजर की तरफ देखा तो वह खंजर जाकर सीधा राजवंत राजावत के गर्दन पर लगा। राजवंत राजावत जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगे और उनके पीठ और गर्दन से खून निकलने लगा। विशंभर सिंह जल्दी से राजावत के पास आए और राजवंत राजावत कहने लगे, राजा साहब अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा। विशंभर सिंह ने अपने हाथ में तलवार लिया। वही उनके सामने 2-3 आदमी आए तो विशंभर सिंह उनसे लड़ने लगे। अभी महल के अंदर ब्लैक कलर की ड्रेस की जगह पर शेर बना हुआ था, उनके हाथों में गल्स थी। वह महल के अंदर आए और जितने भी आदमी थे उन्हें शूट करने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने आदमियों को इशारा किया और कहा, राजा साहब को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। वही राजवंश राजावत की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कुछ बॉडीगार्ड ने राजवंत राजावत को उठाया और कार के पास ले के गए, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहीं विशंभर सिंह को भी काफी जगह चोट लग चुकी थी। तभी विराज ने कहा, बाबा सा और बड़े बाबा सा दूसरी गाड़ी में डायरेक्ट जहां पर जाना है उधर आएंगे।
उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से चले, उनका ये हुक्म है। ये सुनकर सब शांत हो गए। विराज है सबको कार में बैठाया और कार में बैठने को कहा। वहीं कार में एक आदमी पहले से बैठा था, उसने एक फोन निकालकर विराज को देते हुए, हम लोगों को राजासा का बस इतना हुक्म है कि आपको बस में बैठाकर वहां से चले जाना है। आदमी विराज को देखते हुए बोला, इस फोन से भी कभी किसी को फोन मत कीजिएगा, कोई कितना भी इम्पोर्टेंट हो कभी फोन नहीं करना है। अगर इस फोन पर फोन आता है तब आप फोन उठा लीजिएगा। ये कहने के बाद उस लड़के ने कार को एक बस स्टैंड पर रुका और उसके सामने एक लड़का आया जिसके हाथ में 5 टिकट थी। उसने सारे टिकट विराट को दिया और वहां से चला गया। वही विराज के हाथों में टिकट थी, बस में जाकर बैठ गए इंग्लैंड में। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एक होटल के रूम में जो लोग सोफे पर बैठे हुए थे और लोग पीछे वही सामने वाले सोफे पर अखंड प्रताप सिंह बैठा हुआ था और दूसरे सोफे पर स्ट्रीट गैंग का लीडर बैठा हुआ था। कभी स्त्री सीआईडी लीडर में आपने बैग से एक प्लास्टिक का पाउच निकाला और उसे कॉफी टेबल पर रख दिया। स्ट्रीट गैंग के लीडर ने कहा, यह बहुत नया है और यह काफी कम जगह पाया जाता है। उसकी क्वालिटी, अगर यह ड्रग्स की थोड़ा सा क्वांटिटी भी किसी इंसान के अंदर अगर इंजेक्ट करते हैं तो उस आदमी को अपने बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ही दर्द महसूस होगा, उसकी बॉडी बहुत ठीक हो पिन करेगी और ये बेस्ट तरीका होता है किसी को टॉर्चर करने का जिससे इंसान तड़पेगा लेकिन मरेगा नहीं। आदमी मरना पसंद करेगा लेकिन जीना नहीं। अभी स्ट्रीट गैंग की लीडर ने कहा, इस वक्त इसके 2 सोम प्रेजेंट है लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी में पाउडर फॉर है लिक्विड फॉर्म मैसेज 10वीं बोतल से, जिसमें से मैं 4 बोतल में बेनीपुर दे चुका हूँ। और एक सूटकेस अखंड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें ये ड्रग है या मामूली ट्रक से 10 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। अखंड ने पाउडर उठाया और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, चलो अब इसका ट्रायल मैं करूंगा। ये कहते हुए खड़ा हुआ और स्ट्रीट गैंग के लीडर हाथ मिलाकर मटेरियल से बाहर आ गया। वही कुछ समय बाद ऋत्विक एक रूम में आया और वह खबर आते हुए जाकर अखंड के पास खड़ा हो गया। तभी अखंड ने कहा, बताओ क्या हुआ है। ऋत्विक ने अखंड से कहा, बोलो सर राजावत महल पर हमला हुआ था और राजवंत राजावत बहुत बुरी तरीके से घायल है। उनके साथ सिर्फ विशंभर सिंह है और अभी तक किसी का पता नहीं चला कि वह कहाँ है। अखंड, जो कि अपनी आंखें बंद कर ऋत्विक की बात सुन रहा था, उसने अपनी आंखें खोली तो की आंखें लाल हो चुकी थी। रूम का माहौल ठंडा होने लगा। तभी अखंड की ठंडी आवाज सुनाई दी, पता करो वो कहाँ है। ऋतिक ने हाँ में सिर हिलाया और रूम से चला गया। तभी डैनी रूम के अंदर आया और बोला, सर टाइम और अब हमें चलना चाहिए, टाइम हो चुका है। अखंड के साथ ऋत्विक डाइनिंग रूम से बाहर निकले और जाकर कार में बैठ गए। वहीं उनकी गाड़ी के आगे पीछे 4 गाड़ियां चल रही थी। अखंड ने पूछा, तैयारी कैसी हो गई है। ये सुनकर डैनी बोला, सर पूरी तैयारी हो चुकी है। इस वक्त सब एक ही जगह पर लिखी गोडाउन में है, हम लोग उधर ही चल रहे हैं। अखंड ने अपना सिर हमें हिलाया और अखंड ने अपने ताकत से फोन निकाला और अपने फोन में कुछ टाइप करने लगा। वहीं कुछ समय बाद उनकी कार एक गोडाउन के बाहर आकर रुके। गोडाउन के आसपास कोई नहीं था लेकिन वहीं एक तरफ कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। अखंड कार से निकला तो उसके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए। अखंड वेगास को आने के लिए मना कर दिया और उसके साथ सिर्फ पीछे ऋत्विक और डैनी ही आ रहे थे। वहीं इस वक्त कार के अंदर 2 आदमी चेयर पर बैठे हुए थे और आसपास कई सारे आदमी खड़े थे। अभी गोडाउन का मेन गेट खुला और वहां से अखंड, ऋत्विक और डैनी हारे। अखंड को देखकर मर्डर गैंग के लीडर और वैम्पायर गैंग कुछ समझ नहीं आया। अभी एक बॉडीगार्ड ने अखंड के ऊपर एक आदमी ने शूट कर दिया लेकिन अखंड गोली से बच गया और वही पीछे खड़े डैनी ने शूट किया तो वह आदमी उसी वक्त जमीन पर गिर गया। उस आदमी के सर के बीचों बीच से एक गोली गई थी और उसके पीछे खड़े आदमी को भी गोली कर चुकी है और वह भी उसी वक्त जमीन पर गिर गया। वही सामने खाली कुर्सी पर अखंड जाकर बैठ गया। अखंड ने कानों में ईयर्स बड पहनकर गाना सुनने लगा। तभी वही उसको ऐसा करते हुए देखकर डैनी और ऋतिक ने अपने शार्ट के पीछे से गन निकाली। अभी वैम्पायर गैंग के लीडर ने पूछा, तुम सब कौन हो और हमारे साथ क्या दुश्मनी है। ये सुनकर ऋतिक ने सिर्फ 2 वर्ड कहे, डार्क किंग। डार्क किंग का नाम सुनकर सब लोगों को हल्का हल्का डर लगने लगा। अभी डैनी और ऋत्विक ने सामने खड़े आदमियों को शूट करना शुरू किया। कहीं किसी धीरे कुछ आदमी होश में आए तो आदमियों ने ऋत्विक और डैनी की तरफ शूट करना शुरू किया लेकिन ऋत्विक और डैनी बार बार अपने ऊपर शूट की जाए वाली गोलियों से बचकर उनकी के ऊपर शूट कर रहे थे।
कहीं किसी के हाथों में गोली लगी, कहीं किसी के सर में तो कहीं किसी के गर्दन में, कहीं किसी के दिल के पास। वहां पर सभी गार्ड्स मर चुके थे, लेकिन वहां पर मर्डर गेम का लीडर और वैम्पायर गैंग का लीडर एक जगह खड़े थे। वह सब बद हुए लग रहे थे। तभी अखंड ने अपने कान से ईयरबड्स निकाले और आराम से बैठकर तभी ऋतिक ने कहा, इन दोनों का क्या करना है। अखंड उठते हुए बोला, मैं गाड़ी में बैठ कर रहा हूँ, तब तक तुम लोग घर का सारा काम खत्म करके मुझे कार में मिलने चाहिए। ऋत्विक और डैनी ने हाँ कहा और उन्होंने अपने गन के ट्रिगर पर उंगली रखो और गोली चलाने वही उसी वक्त 2 आदमियों की लाशें जमीन पर गिर गई। ये देखकर ऋत्विक और डैनी से बाहर आ गए। ऋत्विक और डैनी अपने कार के पास आए। उन दोनों ने कार का गेट खोला और कार के अंदर बैठ गए। जैसे ही उनकी कार गोडाउन के गेट से बाहर निकले, उसी वक्त उस बिल्डिंग में एक धमाकेदार बम ब्लास्ट हुआ। इस वक्त कार के अंदर सभी लोग बैठे थे और दक्ष पीछे वाली सीट पर बैठा था और ऋत्विक कार ड्राइव कर रहा था। तभी कार में सब लोग बैठे हुए थे। तभी कार में एक फोन रिंग होने की आवाज आ रही थी। फोन इस वक्त रिंग हो रहा था। डैनी ने कॉलर आईडी देखा तो वहां पर शिवांगी कॉलिंग हो रहा था। डैनी ने शिवांगी की कॉलर आईडी देखी तो उसने फोन काट दिया। फिर से फोन रिंग होने लगा तो डैनी ने फिर से फोन काट दिया। तीसरी बार जब फोन आया तो अर्पित ने कहा, फोन उठा लो वरना पता चला आज रात तुम व्हाइट हाउस के गेस्ट रूम में नजर आओ। डैनी ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, तुम कहाँ सो रहे थे कि मेरा फोन काट रहे हो बार बार। अब तुम आज मुझे व्हाइट हाउस में नजर मत आना। उसकी पूरी बात सुनने के बाद डैनी ने आराम से शांत आवाज में कहा, वह मैं किंग के साथ हूँ। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम भाई के साथ हो। डैनी ने हाँ कहा तो दूसरी तरफ से बोला, भाई कब व्हाइट हाउस आ रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशल लंच रेडी करवाती हूँ। या कहने के बाद दूसरी तरफ से फोन काट दिया। डैनी ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, तुम कहाँ सो रहे थे कि मेरा फोन काट रहे हो बार बार। अब तुम आज मुझे व्हाइट हाउस में नजर मत आना। उसकी पूरी बात सुनने के बाद डैनी ने आराम से शांत आवाज में कहा, वह मैं किंग के साथ हूँ। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम भाई के साथ हो। डैनी ने हाँ कहा तो दूसरी तरफ से बोला, भाई कब व्हाइट हाउस आ रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशल लंच रेडी करवाती हूँ। या कहने के बाद दूसरी तरफ से फोन काट दिया। अब तक वही कुछ देर बाद व्हाइट हाउस के बाहर एक गाड़ियां आकर पार्किंग में रुकी। कार में से डैनी, अखंड और ऋत्विक बाहर आए। व्हाइट हाउस के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सोफे पर एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने फुल स्लीव का एक टॉप पहना हुआ था और जीन्स पहना हुआ था। अखंड को आते हुए देखकर वह लड़की तेज से दौड़कर अखंड के पास गई और उसके गले लग गई। अखंड ने लड़की को गले लगाया और कहा, आप कैसी हैं। लड़की ने कहा, मैं ठीक हूँ। और अर्थ कैसा है। तभी पीछे से ऋत्विक बोला, मैं भी आया हूँ, सिर्फ अखंड नहीं आया है। ये सुनकर लड़की अखंड से दूर हुई और ऋत्विक के गले लगते हुए बोली, फिर से आपको जलन होने लगी। अभी पीछे खड़े डैनी ने कहा, इतने दिन हो गए हैं, कभी मेरा ऐसे वेट किया है जैसे आज किंग का किया था। ये सुनकर वह लड़की, जिसका नाम शिवांगी था और वह डैनी की वाइफ थी, शिवांगी ने कहा, अगर मैं तुम्हारा वेट करने लगी तो तुम अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझने लगोगे, जो कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वही पीछे खड़ा ऋतिक अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। तभी उस हॉल में अखंड की ठंडी आवाज सुनाई दी, ऋत्विक जट रेडी करवाओ, आधे घंटे में हम यहाँ से इंडिया के लिए निकल रहे हैं। ये सुनकर ऋत्विक ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चला गया। अभी शिवांगी ने कहा, भाई आप अभी आ रहे हैं और अभी जा रहे हैं। ये सुनकर अखंड ने कहा, घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए हम जा रहे हैं। हो सके तो जल्दी ही आप और डैनी इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। तभी शिवांगी बोले, चलिए आप सब लंच कर लीजिए, मैंने सबके लिए लंच बनाया है और सब लोग चलकर लंच कीजिए। डैनी शिवांगी की बात सुनकर उसके फेस पर 12 बज गए। डैनी और अखंड जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कुछ देर बाद ऋत्विक भी आया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच करने लगे। वही डैनी बगल में रखा हुआ सैलेड का प्लेट उठाया और खाने लगा। तभी अखंड ने कहा, अब आप काफी अच्छा खाना बना लेती हैं। ये सुनकर शिवांगी के फेस पर स्माइल आ गई और वे बोलिए, सच में भाई। शिवांगी ने अपनी प्लेट सीधी की और उसमें लंच लेकर खाते हुए बोली, वैसे भी मैं कह रही थी मैं सीख लूंगी बुकिंग करना, लेकिन डैनी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। तभी डैनी ने डिश अपने प्लेट में डालना चाहा तो शिवांगी ने जिस अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम अब अपना सैलरी ही खाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई इस गाने की। यह देखकर डैनी के फेस पर अलग से इमोशन आ गए। अपने बगल में बैठे
ऋत्विक की प्लेट से ही थोड़ा सा निकाल कर खाया और फिर उसने कहा, सच में तुम्हारी कुकिंग काफी इम्प्रूव हो गई। डैनी ने जैसे ही फोन उठाया दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, तुम कहाँ सो रहे थे कि मेरा फोन काट रहे हो? बार बार अब तुम आज मुझे व्हाइट हाउस में नजर मत आना। उसकी पूरी बात सुनने के बाद डैनी ने आराम से शांत आवाज में कहा, वह मैं किंग के साथ हूँ। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम भाई के साथ हो? डैनी ने हाँ कहा तो दूसरी तरफ से बोला, भाई कब व्हाइट हाउस आ रहे हैं? मैं उनके लिए स्पेशल लंच रेडी करवाती हूँ। या कहने के बाद दूसरी तरफ से फोन काट दिया। डिनर खत्म होने के बाद ऋत्विक ने अखंड से कहा, सर जब तैयारी आपको चलना है। ये सुनकर अखंड हेड जैसे उठा तब शिवांगी अखंड के पास आई और उसके गले लगी और करने का आप अपना ख्याल रखिएगा। और वह वहां से गेट से बाहर निकलने लगा। तभी डैनी पीछे आते हो बोला, सर आप कब तक आएंगे? ये सुनकर अखंड ने कहा, जब मैं आऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। वह जाकर जेट में बैठा और इंडिया के लिए रवाना हो गया। इंडिया में वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में इस वक्त एक हॉस्पिटल के अंदर रणविजय प्रताप सिंह और विशंभर सिंह बाहर कॉरिडोर में डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। वही ओटी के अंदर इस वक्त राजवंत राजावत का ऑपरेशन चल रहा था। पिछले 4 घंटे से उनका ऑपरेशन चल रहा था। वह 1 घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आए तो डॉक्टर चेहरे पर कुछ परेशानी थी। रणविजय प्रताप सिंह और विशंभर सिंह डॉक्टर के पास गए और उन्होंने पूछा, अब उनकी हालत कैसी है? तभी डॉक्टर ने कहा, हमने उनकी ब्लीडिंग तो रुकती है लेकिन उड़ के गर्दन के पास ना और काफी चीजों पर चोट लगने के कारण अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर घुस नहीं आता तो वे कोमा में भी जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर विशंभर सिंह और रणविजय प्रताप सिंह थोड़ा परेशान हो गए। डॉक्टर ने उनसे ये कहा कर वहां से चले गए। तभी विशंभर सिंह ने कहा, ये बात सिर्फ राजवंत राजावत को पता है कि काशी रुद्राक्षी विराज दीपाली और तृप्ति कहाँ पर है? ये बात सुनकर रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, हम अपने आदमियों से कहते हैं कि वह उन्हें ढूंढने को कहते हैं और पता करते हैं कि हमला किसने करवाया था। वही जेट के अंदर इस वक्त ऋत्विक और अखंड बैठे हुए थे। तभी ऋत्विक ने अपने फोन पर आया हुआ मैसेज पढ़ते हुए कहा, सर पता चला है कि राजवंत रिचार्ज को बहुत चोट लगी है और इस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं है। और काशी मैम, रुद्राक्षी, तृप्ति, दीपाली और विराज पता नहीं कि कहाँ चले गए। ऋत्विक ने अखंड से कहा, हमारे आदमी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह सब कहाँ पर है। अभी तक बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जहाँ पर भी सब लोग हैं वहाँ पर वह सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें राजवंत राजावत के वफादार आदमियों तेरे पास सब लोग हैं। उन्हें राजवंत राजावत ने ही महल से बाहर लगाया था और डॉक्टर का कहना है कि अगर राजवंत राजावत को 24 घंटे में होश नहीं आया तो वह कामों में भी जान सकते हैं। अखंड ने कहा, सबका फोन ट्रेस करो। जवाब देते हुए बोला था, मैंने अपने आदमियों से कहा था कि फोन प्लीज करने पर, लेकिन उनकी आखिरी लोकेशन महल के पास की है। इसके बाद ये बात नहीं पता चली है कि उनकी लोकेशन क्या है। अगले दिन शाम का वक्त वही मनाली के बस स्टैंड पर एक बार आकर रुके। उस बस में से 5 लोग बाहर आए। वह जैसे ही बाहर निकले उनके पास 3 आदमी आए और उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया। वह आदमी उन सबको एक कार में ले जाकर बैठा दिए और कुछ देर बाद उनकी कार एक बंगलो के बाहर आकर रुके। वह सब कार से बाहर आए आदमी बने बने बंगले के अंदर लेकर गए। वहीं बंगलो के अंदर एक लड़की जो कि 22 साल की थी, वह सोफे पर बैठकर फोन चला रही थी। उसने जब किसी को बंगलो के अंदर आते हुए देखा तो उसने उन लड़कों की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन है? तुम्हें पता है ना, किसी को बिना इजाजत इस बंगलो में आने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर वह आदमी बोला, राजस्थानी से राजकुमारी आई है। जब तक राजा सा उन्हें नहीं बुलाते तब तक ये सब लोग एक ही रहेंगे। या सुनकर वह लड़की सोफे पर सा खड़ी हुई और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन सब से कहा, मेरा नाम सिमरन है और आप लोग बैठकर हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। उसने उन्हें बैठने का इशारा किया और किचन की तरफ चली गई। वही किचन में एक नौकर खाना बना रही थी, वही दूसरे नौकर सब्जी काट रहा था। तभी सिमरन ने उनसे कहा, बाहर पानी लेकर आओ, राजकुमारी आए हैं। वही हॉल में एक नौकर पानी लाया तो सबने पानी पिया। तभी रुद्राक्षी ने कहा, आप यहाँ पर करती रहती है ये? सुनकर लड़की ने कहा, जब से मैं 1 साल पहले ही मुंबई से आई थी। जब मुंबई में राजा साहब किसी काम से मुंबई गए थे तो वह मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर आए थे। यहाँ पर वह करीबन 1 महीने थे। इसके बाद वे यहाँ से चले गए। इसके बाद वह से कभी नहीं आए, लेकिन हर महीने 2 महीने पर भी हमें फोन कर कर हमारे बारे में पूछते रहते हैं। 6
अभी भी विराज ने पूछा आप इस वक्त क्या कर रही है। ये सुनकर सिमरन ने जवाब देते हुए कहा हमें साथ बीबीए कर रहे हैं, यही 1 महीने बाद हमारे लास्ट सेमेस्टर के पेपर हो जाएंगे तो हमारा भी बीए कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अंकल ने कहा था कि वह हमें अपने साथ राजस्थान ले जाएंगे। तभी से मैंने कहा आप लोग जाकर आराम कर लीजिए, काफी थकान हो गई होंगी। सेकंड फ्लोर पर काफी सारे रूम है, उनमें से आपका महल, आपका काम मन, जिस कमरे में आप रहना चाहती हैं जाइए। तब तक आप लोग फ्रेश हो जाइए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रात का डिनर तैयार होता है तो हम आप सबको बुलाने आ जाएंगे। वहीं हॉल से ओपन सीढ़ियों की तरफ जाकर एक रूम में रुद्राक्षी और तृप्ति रहने वाली थी और दूसरे रूम में काशी। वही तृप्ति सिंह फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम में रहने का सोचा, वही विराज भी सेकंड फ्लोर पर एक रूम में चला गया। सबने अपना अपना रूम चूज किया और जाकर शावर लेने के बाद बेड पर सो गए। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त राजस्थान में इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर सभी लोग परेशान थे क्योंकि 24 घंटे पूरे हो चुके थे, लेकिन राजवंत राजावत को होश नहीं आया था। 4 इस वक्त डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे थे। 9 डॉक्टर राजवंत राजावत को चेक कर राजवंत राजावत के केबिन से बाहर आए तो डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यह कोमा में चले गए हैं, पता नहीं कि कब उन्हें होश आएगा। वह सकता है कि 1 घंटे बाद भी हो सकता है या कल, हफ्तों में, महीनों में, ये साल भी लग सकते हैं इन्हें ठीक होने में। डॉक्टर की बात सुनकर उधर खड़े तो लोग काफी परेशान थे और वही रखे टेबल पर अखंड प्रताप सिंह बैठा हुआ था। अखंड ने अपनी ठंडी आवाज में कहा कुछ भी करो, उन्हें 1 महीने के अंदर ठीक करो वरना पता चला कि तुम दोबारा किसी का इलाज करने की हालत में ना रहो। वही रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड को इग्नोर किया और डॉक्टर की तरफ आते हुए कहा आप उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाए और वह पहले जैसे हो जाए। अखंड हॉस्पिटल से बाहर आने लगा तो उसके पीछे पीछे ऋत्विक भी बाहर आया। वही हॉस्पिटल के बाहर ही उनकी कार खड़ी थी। यह सब कार में जाकर बैठ गए। कार में बैठने के बाद ऋत्विक बोला सर यह हमला अखिलेश रावत ने करवाया था। इस हमले में हुई 2 लोग शामिल हैं। हमें बस इतना पता चला है कि इस मामले में सिर्फ अखिलेश तो नहीं है। अखंड ने कहा मुझे वह आज रात तक खंडार में चाहिए। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर अपना सर कार के सीट से टिकारिया। वही रात का वक्त, इस वक्त खंडार के अंदर कई सारे आदमी अपना सर झुकाकर खड़े थे और अखंड सोफे पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में गन थी। अखंड गुस्से में बोला जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त लोग कहाँ थे। वह उन आदमियों का हेड बोला सर हम लोग वही कार में बैठकर महल के चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन अचानक से एक पत्थर हमारी कार के शीशे को तोड़कर कार के अंदर आया और उसके बाद कोई चीज कार के अंदर से की गई। इसके बाद पूरे कार के अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। फिर हम लोग को पता नहीं चला कि हम लोग कब बेहोश हो गए थे। तभी ऋत्विक अखंड के पास आया और उसने अकड़ के कान में कुछ कहा और फिर अखंड सोफे से खड़ा हुआ। वही एक रूम के अंदर चला गया। वही उस रूम के अंदर एक आदमी जैसे उल्टा बांधा गया था। उस रूम के अंदर एकदम अंधेरा था। अखंड रूम के अंदर आया तो वहां पर एक हल्की सी डिम लाइट ऑन कर दी गई। वही सामने एक 28 साल का एक लड़का उल्टा बांधा गया था जो सीख रहा था। वह कह रहा था उस रूम में सिर्फ उस आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आदमी बार बार कह रहा था मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ ऐसा कर रहे हो, तुम सब बहुत पछताओगे। उस रूम में धीरे धीरे किसी के पैरों की आवाज आए तो उस आदमी ने जब पैरों की आवाज सुनी तो उसने कहा तुम कौन हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वही रूम के अंदर अभी तक उस आदमी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने मुझे यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तभी एक ठंडी आवाज पूरे कमरे में सुनाई थी तुमने राजावत महल पर हमला क्यों करवाया था। ये सुनकर उस आदमी ने कहा तुम कौन हो, मैं तुमने पैसे दूंगा तो मुझे यहाँ से जाने दो। वही पीछे खड़ा आदमी अपनी हंसी कंट्रोल करना चाहता था। वह आदमी अपने मन में बोला इस आदमी को पता नहीं कि वह अपनी मौत से कह रहा है कि मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा, तुम मुझे जाने दो। तभी अखंड ने पीछे खड़े आदमी को इशारा किया तो वह आदमी सामने आया जिसके हाथ में एक व्हाइट कलर की पैकेट थी जिसके अंदर व्हाइट पाउडर था। उस आदमी ने अपने हाथ में लिए हुए पाउडर को अपने हाथों के अंदर भरा और जो आदमी उल्टा बड़ा हुआ था उसकी तरफ बढ़ गया। उसने अपने हाथों में लिए पाउडर को उसके मुंह और नाक के पास ले गया और वहां पर भरने लगा।
अभी कुछ ही देर हुए थे कि मैं आज में दर्द के कारण चिल्लाने लगा। उस आदमी के सिर में बहुत दर्द था, जैसे कि उसे कई सारे आदमी मार रहे हो, लेकिन उसे किसी आदमियों ने छुआ था तो नहीं था। उस आदमी ने जो व्हाइट पाउडर उसे दिया था वह कोई आम पाउडर नहीं था, वह एक ऐसा ड्रग था जो कि अगर किसी इंसान ने उस वृक्ष को लिया तो उसे अपनी पूरी बॉडी में बेहिसाब असहनीय दर्द होगा जो कि वह इंसान सह नहीं पाएगा। धीरे धीरे यह आपके ज्वाइंट के पार्ट्स पर बहुत बुरा असर करने लगता था। वहीं अगर इसे ओवरडोज्ड में दिया जाए तो उस इंसान की बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा और हो सकता था कि उस इंसान की डेथ हो जाती। तभी अखंड ने टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाया और उस आदमी की तरफ फेंका। अखंड ने चाकू कुछ इस तरह से फेंका था कि चाकू जाकर कीजिए उस आदमी के पीठ पर लगा। वह चाकू काफी अंदर तक लगा हुआ था, जिसके कारण उस इंसान के पीठ से खून बहाना शुरू हो गया। लेकिन उस आदमी को चाकू का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आवाज में पूरे कमरे में गूंज रहे थे। वही अखंड ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वह उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर उसे बहुत सुकून मिला था। तभी अखंड के फोन पर रिंग हुआ तो उसने फोन उठाया। वह कुछ बात करने के बाद फोन काट दिया और वह उस रूम से बाहर जाते हुए बाहर खड़े एक बॉडीगार्ड से बोला, इस आदमी को सिर्फ दिन भर में 3 बार ही पानी देना और 1 बार कुछ खाने को, यह आदमी जिंदा रहना चाहिए। ये कहने के बाद अखंड उस खंडार से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मनाली में इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सब लोग अपना अपना डिनर कर रहे थे, लेकिन वही रुद्राक्षी अपने हाथों को अपने शल्डर पर रब कर रही थी। ये देखकर सिमरन बोली, कल सुबह आप लोग जाकर अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिएगा। रात को आप लोग सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लेंगे तो आपके की तबीयत मौसम चेंज के कारण खराब नहीं होंगी। रुद्राक्षी ने कहा, हाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। सभी काशी बोली, हम सोच रहे हैं कि कल से हम लोग इंटरव्यू देना शुरू कर देंगे। वैसे भी पूरे दिन घर पर बैठ कर बोर होने से अच्छा है कि हम लोग कुछ काम भी कर ले। ये सोचकर रुद्राक्षी बोली, दीदी हम जॉब नहीं करेंगे। काशी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। विराज और तृप्ति जी कहा, हम भी किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। तभी दीपाली सिंह बोली, आपकी रियल आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलना चाहिए और किसी को भी अपने बारे में कुछ भी बताने की कोशिश मत कीजिएगा। आप सब बिना बताए कभी भी कहीं मत जाइएगा। सबने अपना डिनर खत्म किया और जाकर कॉल पर बैठ गए। तभी विराज ने एक बैग निकाला और उसमें से फोन निकालकर सबको देते हुए कहा, इस फोन में आप सबका नया फोन नंबर है और कुछ भी हो जाए आप लोग महल में कभी फोन मत कीजिएगा। जरूरत पड़ने पर बड़े बाबासा के आदमी यहाँ पर हैं। बाबासा ने आप सबकी हिफाजत के लिए यहाँ पर भी आदमियों को रखा है। कुछ देर बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। अगली सुबह मनाली में इस वक्त सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। वही रुद्राक्षी ने अपने ऊपर 2 साल लपेटी हुई थी। वह कांपते हुए बोली, दीदी मुझे शॉपिंग करने ले चलो, मुझे ठंड लग रही है। तभी सिमरन अपने रूम से बाहर आई तो उसके हाथों में कई सारे स्वेटर और शॉल थे। उसने एक मोटी सी स्वेटर रुद्राक्षी को देते हुए कहा, आप ये पहन लीजिए, इसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। रुद्राक्षी ने भी मोटा सा ब्लैक कलर का स्वेटर पहना और उसके ऊपर अपने कानों में टोपी भी पहले। इस वक्त बाहर का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। इस वक्त रुद्राक्षी एक छोटे से पांडा की तरह लग रही थी। वही सब शॉपिंग के लिए वहां से निकल गए। कुछ देर बाद उनकी कार एक मॉल के सामने जाकर रुकी। सब कार से निकले और मॉल के अंदर चले गए। वही रुद्राक्षी में जब बिक्री की शॉप देखी तो वह बेग की शॉप की तरफ जाने लगी। तभी एक आदमी ने रुद्राक्षी को दूसरी तरफ जाने से मना कर दिया और ये देखकर रुद्राक्षी उस आदमी को घूमने लगे। वह आदमी सर झुकाते हुए बोला, मैम आपको सबके साथ ही रहना है। वही सब कपड़ों की शॉप पर गए और सब में अपने लिए स्वेटर और वूलन क्लॉथ खरीदे। इसके बाद सब जब शॉप से बाहर आए तो रुद्राक्षी काशी का हाथ पकड़कर बोले, दीदी वहां पर देखो कितनी सुंदर बेकरी की शॉप है। काशी रुद्राक्षी को देखने लगी। तब रुद्राक्षी स्माइल करते हुए बोली, मेरी प्यारी काशी दीदी जरूर चलेगी। रुद्राक्षी ने काशी का हाथ पकड़कर शॉप की तरफ ले जाने लगे। वही अंदर जाने के बाद रुद्राक्षी ने अपने लिए फ्रूट वेस्टीज का ऑर्डर दिया। सबने अपना अपना ऑर्डर दिया और वहां पर बैठकर अपने अपने ऑर्डर एंजॉय करने लगे। कुछ देर बाद वे सब मॉल से बाहर आए और बंगलू की तरफ वापस बढ़ गए। वही सिमरन उन सबको को मनाली के बारे में बताने लगी। सिमरन ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, मनाली में काफी सारे टूर स्पॉट है। मनाली बहुत ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने को मिल जाएंगे।
पौराणिक कथा के मुताबिक जल प्रलय से दुनिया की तबाही के बाद मनुष्य जीवन को दोबारा निर्मित करने के लिए साधु मनु अपने जहाज से यहीं पर उतरे थे। मनाली को देवताओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। मनाली की संस्कृति विशेष रूप से जनजातीय त्योहारों के समय किए जाने वाले लोक गीतों और लोक नृत्यों की विरासत के साथ चिन्हित है। पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ गाए जाने वाले गीत ज्यादातर विभिन्न लोक कथाओं, राजाओं की वीरता, रानियों की सुंदरता और उनके जीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं। मनाली को देवताओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। 4 महीने बाद राजस्थान में प्रताप महल के अंदर इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वहीं हेड चेयर पर रन विजय प्रताप सिंह बैठे हुए थे और उन एक तरफ अखंड और दूसरी तरफ अर्थ प्रताप सिंह बैठे हुए थे। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर 6 लोग बैठे हुए थे कि वही इंग्लैंड से शिवांगी और डैनी वापस आ चुके थे। डाइनिंग टेबल पर बैठकर जब नाश्ता कर रहे थे तभी रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, अभी कुछ वक्त पहले राजवंत राजावत का चेकअप हुआ था तो डॉक्टर ने कहा है कि उनके अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। हो सकता है कि 1 महीने या कुछ दिन के अंदर ही वह ठीक हो जाए। सबने अपना अपना नाश्ता खत्म किया और डैनी, अर्थ, अखंड और ऋत्विक ऑफिस जाने के लिए डाइनिंग टेबल से खड़े हुए। वही अर्थ के साथ डैनी ऑफिस चला गया क्योंकि अर्थ और डैनी को प्रताप इंडस्ट्रीज जाना था। अखंड और ऋत्विक एक इंडस्ट्रीज के लिए निकल गए। कुछ समय बाद एक इंडस्ट्रीज के सीईओ केबिन के अंदर, वहीं इस वक्त सीईओ केबिन के अंदर सीईओ चेयर पर अखंड प्रताप सिंह बैठा हुआ था और वही उसके सामने ऋत्विक बैठा हुआ था। तभी अखंड ने ऋत्विक से कहा, उनके बारे में कुछ पता चला? ऋत्विक अखंड को जवाब देते हुए कहा, हमें अभी तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन बस हमें इतना पता चला है कि राजावत महल से निकलकर वह सीधे बस स्टैंड गई थी, क्योंकि वहां के एंट्री गेट के सीसीटीवी फुटेज से हमें ये बात पता चल गई थी। लेकिन हमने जब अंदर का सीसीटीवी कैमरा चेक करना चाहा तो पूरे जब से काशी मैम बस स्टैंड के अंदर आए उसी वक्त बस स्टैंड के अंदर का सारा कैमरा बंद हो गया। हमने बहुत कोशिश की पता करने के लिए, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि मैम कहाँ पर है। अखंड ने अपना सर अपनी केयर पर टिका लिया। अभी कुछ देर बाद ऋतिक ने कहा, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। कुछ समय बाद खंड मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में आया। तब ऋत्विक टैब में देखते हुए बोला, सर कल हमें मनाली जाना है क्योंकि वहां से हमें एक मीटिंग अटेंड करने जाना है। कल सुबह की फ्लाइट से हमें मनाली जाना है और शाम को आपकी मीटिंग है। ये बात बताने के बाद ऋत्विक केबिन से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ मनाली में एक कंपनी के अंदर इस वक्त मीटिंग रूम में काफी सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए थे और वहीं एक लड़की प्रोजेक्टर पर एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद हमने तालियां बजाई। तभी एक लड़का जो कि हेड चेयर पर बैठा हुआ था, उसने कहा, तभी चेयर पर बैठे हुए आदमी ने कहा, आपका प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट पर अपने खुद के कुछ नियम और शर्त चाहते हैं। ये सुनकर सामने खादी लड़की ने कहा, कंपनी के द्वार जो टर्म एंड कंडीशन होगी आपको उस पर काम करना होगा। अगर आपके टर्म और कंडीशन कंपनी अच्छे नहीं लगी तो इसके मांग को नहीं मान कर सकते। इतना कहने के बाद वह लड़की मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। जो लड़की अपने केबिन में आई और जाकर चेयर पर बैठ गई, तभी उसने केबिन का डोर लॉक हुआ और एक लड़की केबिन के अंदर आए और टेबल पर एक फाइल रखते हुए कहा, सर ने कहा है कि इस कार्य को क्रॉस चेक कर लो और फिर जाकर सर को दे देना। वही जो लड़की आकर के बिना बैठी थी वह कोई और नहीं तृप्ति थी और उसके सामने चेयर पर बैठी हुई काशी थी। काशी ने हमें सिर हिलाया तृतीया कहने के बाद उसके बिल से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद काशी ने फाइल को क्रॉस चेक किया और उसे लेकर बगल वाले केबिन में चले गए। वहीं उसके बगल वाले केबिन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। काशी ने गेट नॉक किया और परमिशन लेकर ऑफिस के अंदर आई। कोई एक लड़का जो कि अपने लैपटॉप में कोई काम कर रहा था, उसने काशी की तरफ देखा और उसे बैठने का इशारा किया। राशि चेयर पर बैठी और काशी ने अपने हाथ में लिया हुआ फाइल लड़की की तरफ देते हुए कहा, सर आप फाइल को एक बार पढ़कर इस पर साइन कर दीजिएगा। काशी उसे आज के हुए मीटिंग के बारे में बताने लगी और वह आदमी काशी कोई देख रहा था। तभी काशी के फोन पर मैसेज आया। उसने एक नज़र मैसेज की तरफ देखा और उस लड़के से परमिशन लेकर केबिन से बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर राजवंत राजावत के रूम के अंदर इस वक्त रणविजय प्रताप सिंह खड़े थे। तभी केबिन के अंदर डॉक्टर आए और उन्होंने विजय प्रताप सिंह को बाहर जाने को कहा तो बाबा चले गए।
डॉक्टर अंदर रहने राजवंत राजावत का चेकअप कर रहे थे। कुछ देर बाद वह केबिन से बाहर आए तो वही बाहर आ तो उन्हें नरेंद्र प्रताप सिंह बाहर ही खड़े दिखाई दिए। रणविजय प्रताप सिंह ने डॉक्टर से पूछा, अब उनकी हालत कैसी है? डॉक्टर विजय प्रताप सिंह को जवाब देते हुए बोला, उनके हाथ और पैर में अब मूवमेंट हो रहा है, कुछ वक्त में वह होश में भी आ सकती है, तब तक इनका ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहेगा। रणविजय प्रताप सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और वही गेट पर 3-4 बॉडीगार्ड खड़े थे। रात का भक्ति इस वक्त सभी लोग डायरी ठेके पर बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर अखंड और ऋत्विक नहीं थे। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने अर्थ की तरफ देखा तो अर्थ घबराते हुए बोला, वह ऑफिस में ज्यादा काम था इसलिए भाई को आज आने में लेट हो जाएगा। आप अपना सर झुकाकर चुपचाप अपना डिनर करने लगा। सब लोग अपना डिनर कर अपने अपने रूम में चले गए। वही रात के 12:30 बजे एक कार पार्क में आकर रुकी और कार में से अखंड और ऋत्विक बाहर आए। वे दोनों महल के अंदर जब हाल में आए तो उन्होंने देखा कि हॉल के सोफे पर इस वक्त रणविजय प्रताप सिंह बैठे हुए हैं। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने अखा को देखते हुए कहा, ये कौन सी टाइमिंग्स आपकी घर आने की? यह बात सुनकर अखंड बोला, बाबा साहब हमें थोड़ा काम था तो इसलिए लेट हो गया। तभी जल्दी से प्रताप सिंह की आवाज सुनाई दिया, ये आपका आज लेट नहीं हुआ है, पिछले 3-4 महीने से आपकी हरकतों को देखकर हम परेशान हैं। ये बात सुनकर अखंड ने अपना सर झुका लिया। अभी रणविजय प्रताप सिंह ने अपना गुस्सा शांत करते हुए पूछा, आपने डिनर किया है कि नहीं? अखंड ने कहा, हम लोग एक मीटिंग में गए थे, उधर हमें डिनर कर लिया था। रणविजय प्रताप सिंह ने ऋत्विक की तरह देखा तो ऋतिक ने हाँ में सिर हिलाया तो उन्होंने कहा, आप लोग अपने रूम में चाहिए और तुम्हारा इतना लेट ना हो। दोनों अपने रूम में चले गया। वही अखंड अपने रूम में आया। फोटो में जाकर फ्रेश होने के बाद उसने अपना ड्रेस चेंज कर आया तो इस वक्त उसने एक टी शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। वह अपने बेड पर लेट गया। वही उसके डैडी के ठीक सामने एक फोटो लगी हुई थी। यह फोटो उस वक्त की थी जब अखंड और काशीराज अभिषेक का हवन में बैठे हुए थे। अखंड उस तस्वीर को ही देख रहा था। अभी आकर ने कहा, आप कहाँ चली गई हमें बिना बताए? वहीं दूसरी तरफ मनाली में इस वक्त एक लड़की एक बालकनी के झूले पर बैठकर बाहर आसमान में चांद को देख रहे थे। उसने इस वक्त अपने ऊपर एक शॉल ओढ़ रखी थी। वे लड़के चुपचाप बैठे हुए थे। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकल गए, उसके गालों पर आ गए। वह लड़की जाकर बेड पर लेट गई। अगली सुबह मनाली में इस वक्त एक बंगलो के अंदर सभी लोग दलित टेबल पर बैठे हुए थे। वही जो लोग किचन से बाहर आ रहे थे 6, जिसमें से एक दीपाली सिंह थी और दूसरे एक नौकर जिसने सूट पहना हुआ था। तभी दीपाली जी ने कहा, चलिए सब लोग नाश्ता कर लीजिए। दीदी अब आपको ऑफिस से लेट कब तक मिलेगी? हम सोच रहे थे कि इस वक्त सिमरन का पेपर भी खत्म हो चुका है तो हम लोग क्यों ना कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी हम यहाँ बंगलों में रह रहकर परेशान हो चुके हैं। ये बात सुनकर दीपाली जी ने कहा, आप कितना परेशान हुई है हमें पता है। जब से सिमरन का पेपर खत्म हुए हैं तब से आपका पता ही नहीं रहता कि आप घर में रहती हैं या कहाँ पर। यह बात सुनकर रुद्राक्षी क्यूट सा फेस बनाकर दीपाली सिंह की तरफ देखते, अरे चाची सा मनाली इतनी सुंदर जगह है, अगर आप एक बार घूम लोगे फिर भी आपका मन नहीं भरेगा, मन करेगा कि और 2-3 बार घूम आए। यह बात सुनकर दीपाली सिंह ने कहा, वैसे आपकी बात तो सही है, हम अभी कुछ टाइम पहले घूमने गए थे, वह कितनी अच्छी जगह थी। तभी काशी ने कहा, हो सके तो हम आने वाले वीकेंड पर फ्री रहेंगे। ये सुनकर रुद्राक्षी स्माइल करते हुए बोली, ठीक है। सबने अपना अपना नाश्ता किया। विराज, तृप्ति और काशी अपना बैग लिया और ऑफिस जाने के लिए बाहर आ गए। वही बाहर एक कार खड़ी थी के बैठा और तृप्ति विराट के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। वही काशी बैक सीट पर बैठी हुई थी। कुछ समय बाद वह ऑफिस पहुंचे। वह सब ऑफिस के काम में बिजी हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में इस वक्त ये बहुत बड़े मैदान में एक जेट खड़ा और वहां पर आसपास कई सारे गार्ड्स खड़े थे। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी जिसमें से अखंड, प्रताप सिंह और ऋत्विक बाहर आए। अखंड और ऋत्विक जाकर जेट में बैठ गए। करीबन 3 घंटे बाद जेट मनाली के एक होटल के टॉप फ्लोर पर आकर रुकी। जेट में से ऋत्विक और अखंड बाहर आए। वह सब जेट से बाहर आया और वे दोनों सीधा लिफ्ट के अंदर चले गए। देर बाद लिफ्ट सीधा एक रूम के आगे आकर रुकी से बाहर आए और चले गए। तभी ऋत्विक ने होटल स्टाफ से कॉफी ऑर्डर किया और ऋत्विक दूसरे रूम में चला गया। आधे घंटे बाद अखंड के रूम में ऋत्विक आया। ऋत्विक के हाथों में इस वक्त एक फाइल थी। वही अखंड सोफे पर बैठा हुआ था। ऋतिक
ने कहा, सर हमारी मीटिंग का टाइम हो रहा है। अखंड ने बगल में सोफे पर रखा हुआ अपना कोट उठाया और उसे पहना, फिर वह रूम से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में इस वक्त हॉस्पिटल में राजवंत राजावत के रूम में इस वक्त एक नर्स मौजूद थे। अचानक से ही मशीन आवाज करने लगा। तभी नर्स ने ऐसा होते हुए तो वह नाइस जल्दी से केबिन से बाहर आई और जाकर डॉक्टर को बुला कर लाए। जब डॉक्टर और नर्स केबिन में आए तब उस वक्त राजवंत राजावत धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहे थे। ये देखकर डॉक्टर के बेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और डॉक्टर राजेंद्र चावल के पास आए और उनका चेकअप करने लगे। वही जब एक बॉडीगार्ड ने राजवंत राजावत के बारे में रणविजय प्रताप सिंह को बताया तो रणविजय प्रताप सिंह उसी वक्त हॉस्पिटल आने के लिए निकल गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने राजवंत राजावत से पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सुनकर राजवंत राजावत डॉक्टर को जवाब देते हुए कहा, वह मेरी बॉडी में अभी भी हल्का हल्का दर्द है। ये सुनकर डॉक्टर ने राजेंद्र रावत को देखते हुए कहा, आपकी बॉडी एक ही पोस्ट में होने के कारण थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कुछ दिन में ये पैर भी ठीक हो जाएगा। वहीं अब तक रणविजय प्रताप सिंह हॉस्पिटल आ चुके थे। वह डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर राजवंत राजावत के केबिन से बाहर आया तो डॉक्टर ने देखा कि वहां बाहर रणविजय प्रताप सिंह खड़े हैं। रणविजय प्रताप सिंह ने डॉक्टर को आते हुए देखा तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा, अब वह कैसे हैं? रणविजय प्रताप का सवाल सुनकर डॉक्टर चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए भूल, अब उन्हें होश आ चुका है, वे अब ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर रणविजय प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए। उन्होंने पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? डॉक्टर ने कहा, जी आप जरूर नहीं सकते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं। तभी वहां पर विशंभर सिंह आए। विशंभर सिंह ने जब डॉक्टर को रणविजय प्रताप सिंह से बात करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? राजा साहब ठीक तो है? विशंभर सिंह की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, राजा साहब को होश आ चुका है। डॉक्टर की बात सुनकर विशंभर सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ने डॉक्टर से बातें की और फिर राजवंत राजावत से मिलने चले गए। वहीं इस वक्त राजवंत राजावत अपने बेड पर आंखें बंद कर लेटे हुए थे। जब उन्होंने अपने कमरे में कुछ आहट हुई तो राजवंत राजावत ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने विशंभर सिंह और रणविजय प्रताप सिंह चेहरा आ गया। वह हल्का सा बैठने की कोशिश करने लगे। तभी विशंभर सिंह ने उन्हें सहारा देकर सही से बैठाया और तभी राजवंत राजावत ने पूछा, मैं यहाँ पर कितने दिनों से हूँ? राजवंत प्रजापत का सवाल सुनकर विशंभर सिंह ने जवाब देते हुए कहा, 4 महीने से आप यहाँ पर कोमा में थे। विशंभर सिंह की बात सुनकर राजवंत राजावत ने पूछा, काशी और सारे बच्चे कहाँ पर है? राजवंत राजावत बात सुनकर विशंभर सिंह हैरान होते हुए बोले, वह तो आप ही आदमियों के साथ कहीं गई है। ये सुनकर राजवंत राजावत ने कहा, हमें लगा कि वह बहन से बाहर रह गई थी तो वह इस वक्त सही सलामत है। संजय प्रताप सिंह ने पूछा, वह सब कहाँ पर है? हमारे आदमियों ने इतनी कोशिश की फिर भी उनका पता ना लगा पाए हैं। रणविजय प्रताप सिंह की बात सुनकर राजवंत राजावत के फेस पर मुस्कुराहट आ गई और राजवंत राजावत ने कहा, हमने ऐसी प्लानिंग की थी कि कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। ये सुनकर रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, हम आपकी बात पर यकीन करते हैं, क्योंकि पिछले 4 महीनों से हम लोग उन्हें इतना ढूंढ रहे हैं फिर भी हमें नहीं पता चला कि वह कहां पर है। राजवंत राजावत ने विशंभर सिंह की तरह देखा और कहा, महल में हमारे कमरे के जहां पर कावेरी की फोटो है के जस्ट नीचे ही एक डब्बा है जिसके अंदर एक फोन रखा हुआ है। आप पर फोन लाकर हमें दे दीजिए। विशंभर सिंह ने राजवंत राजावत की बात सुनीकर विशंभर सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और उस रूम से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ मनाली में इस वक्त एक बहुत बड़े बिल्डिंग जिसके ऊपर प्रजापति इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था, उसके सामने अखंड की कार आकर रुकी। अखंड कार से बाहर आया और ऋत्विक उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी उन्हें बाहर ही एक एम्प्लॉय अंदर की तरफ ले जाने लगा। कुछ देर बाद वह सब मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। उस रूम में इस वक्त सिर्फ 7 लोग बैठे हुए थे। वही प्रजापति इंडस्ट्रीज के 6th फ्लोर पर एक केबिन के अंदर एक लड़की ने अपने हाथों में लैपटॉप और पाया लिया हुआ था। तभी एक एम्प्लॉय गेट लॉक कर आते हुए बोला, काशी में मीटिंग रूम में सब आपका वेट कर रहे हैं। काशी ने अपना सारा सामान अपने हाथों में लिया और उसे उस एम्प्लॉय को देते हुए कहा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवा दो, मैं आ रही हूँ। आदमी जल्दी से मीटिंग रूम में गया और टेबल पर सारे सामान रखकर एक एम्प्लॉय की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर मैंने कहा है कि आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए, प्ले कॉन्ट्रैक्ट
के पेपर्स लेकर आ रही है। उस रूम में एक एम्प्लॉय प्रजापति इंडस्ट्रीज का था और 6 लोग अलग अलग कंपनी का आए हुए थे। वही वह आदमी खड़ा हुआ और लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर लाइट बंद करने का इशारा किया तो लाइट ऑफ कर दिया गया। रिप्रेजेंटेशन देने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा खोलकर एक लड़की आई और जाकर सामने रखे हुए चेयर पर बैठ गई। वही आदमी प्रेजेंटेशन दे रहा था। आधे घंटे बाद प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो वे आदमी जाकर चेयर पर बैठ गया। वह लड़की खड़ी हुई और हाथ जोड़कर सबको प्रणाम कर बोली, एम सॉरी मुझे लेट हो गया, इस वक्त लाइट ऑफ था। लड़की ने लैपटॉप में दूसरा फाइल ओपन किया और कुछ और मुझे बता देना। मीटिंग खत्म किया और कुछ देर बाद फिर से लाइट ऑन हुआ तो वहां पर मौजूद 4 लोग शॉक है। वहां पर बैठे हुए एक आदमी खड़ा हो गया और अखंड ने जब काशी को देखा तो है उसे देखने लगा। काशी ने इस वक्त व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर ब्लैक कलर का शॉल पहनी हुई थी। काशी अपनी हैरानी को छुपाते हुए बोली, अगर किसी को इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप हमें बता सकते हैं। ये बात सुनकर वहां पर बैठे हुए एक आदमी काशी ने एम्प्लॉय को देखा तो एम्प्लॉय अपने हाथ में लिया हुआ फाइल उस आदमी को देते हुए बोला, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो कल आप आकर ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर सबमिट कर दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रजापति इंडस्ट्रीज के अंदर इस वक्त एक केबिन में बैठा हुआ एक लड़का जो कि लैपटॉप में काम कर रहा था, उसके बैग में रखा हुआ फोन रिंग होने लगा। फोन की रिंग की आवाज सुनकर वह लड़का हैरान हो गया और अपने बैग में से फोन निकाला तो उस पर राजासा कॉलिंग शो हो रहा था। ये देखकर लड़के ने फोन उठाकर अपने कान पर लगाया। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हेलो। तभी लड़का चौकी विराट भाभी आवाज को पहचानते हुए बोला, बड़े बाबा का। विराज की आवाज सुनकर बातपंत राजावत ने कहा, आप सब ठीक तो है ना। ये सुनकर विराज ने कहा, हम लोगों को तो आपकी फिक्र हो रही थी, आपने कहा था कि आप हमारे साथ आएंगे लेकिन आप नहीं आए, इस कारण हम लोग काफी परेशान थे। तभी राजवंत राजावत दूसरी तरफ फोन पर थे। राजवंत राजावत ने कहा, आप सब वापस आ जाइए। ये सुनकर विराट ने ठीक है कहा। राजवंत राजावत ने पूछा, और सब वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? विराट ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। राजवंत राजावत ने कहा, आप अपने साथ सिमरन को भी राजस्थान ले आइएगा, वैसे भी सिमरन का कॉलेज अब तक खत्म हो चुका है। विराट ने यहाँ कहा और दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। विराज जल्दी से अपना सारा काम छोड़कर उसके केबिन के बाहर खड़े एक स्टाफ मेंबर से पूछा, काशी कहाँ पर है? एम्प्लॉय कुछ ना समझा तो विराज फिर से बोला, मेरा मतलब काशी मैम कहाँ पर है? ये सुनकर एम्प्लॉय बोला, मैं इस वक्त मीटिंग रूम में है। विराज मीटिंग रूम की तरफ जाने लगा। वही मीटिंग रूम से सब लोग जा चुके थे। इस वक्त मीटिंग रूम में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। तभी सामने चेयर पर बैठा हुआ आदमी खड़ा हो गया और बोला, राजकुमारी आप यहाँ पर? अखंड ने उस आदमी को देखा तो यह आदमी वहां से चला गया। मीटिंग रूम में इस वक्त 3 लोग मौजूद थे, ऋत्विक, अखंड और काशी। कभी उस रूम का गेट अचानक से खुला और विराज अचानक से रूम में आया और खुश होकर बोला, काशी दीदी, बड़े बाबा साहब का फोन आया था कि वह हम लोगों को राजस्थान बुला रहे हैं। ये सुनकर काशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही सामने खड़ा अखंड जो कि उन दोनों को ही देख रहा था। जब विराज की नजर अखंड और ऋत्विक पर गई हो, विराज ने पूछा, आप लोग यहाँ पर सभी? अखंड का फोन रिंग होने लगा। करने अपने फोन पर देखा तो बाबा कॉलिंग शुरू हो रहा था। अपने फोन उठाया और अपने कान के पास लगाया। तभी दूसरी तरफ से रणविजय प्रताप सिंह की खुशी से भरी आवाज आई, राजवंत राजावत को होश आ चुका है। ये सुनकर अखंड ने रणविजय प्रताप सिंह से पूछा, बाबा पता चला वह कहाँ पर है? जो भी रणविजय प्रताप सिंह बोले। राजवंत राजावत ने कहा है कि वह मनाली में उनके बंगलों में रह रही है और यहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी है, वह सब ठीक है, कल तक मैं वापस राजस्थान आ जाएंगे। यह बात सुनकर अगर ने उन्हें प्रणाम किया और फोन काट दिया। अखंड ने काशी को देखते हुए कहा, आपको राजस्थान जाना है तो आप आज रात को सारी पैकिंग कर लीजिएगा। रात को मैं अपने प्राइवेट जेट से वापस राजस्थान जा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप हमारे साथ चल सकते हैं हम? काशी ने ओके कहा और काशी विराज की तरफ देखते हुए बोली, डिप्टी और आप रिजाइन दे दीजिए। ये सुनकर विराज ने ओके कहा। काशी ने कहा, सबसे काली जी की सब अपनी पैकिंग कर ले, सिमरन से भी कह दीजिए कि वह भी अपनी पैकिंग कर ले। तभी अखंड ने काशी को देखते हुए कहा, इस वक्त आप कहाँ रह रही है? काशी ने अखंड से कहा, हम सब बाबा के एक बंगलों में रह रहे हैं। अगर ने कहा, मैं आपका वेट करता हूँ, आप आधे घंटे के अंदर मुझे पार्किंग में मिलेंगे।
कहने के बाद अखंड ऋत्विक के साथ केबिन से बाहर निकल गया। काशी ने अपने कुछ टाइम बाद काशी सीईओ केबिन के बाहर आकर रुके। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।